नमस्कार, गुड इवनिंग। 23 जून शाम का समय, मैं हूं आपका होस्ट नरेंद्र और स्वागत है आपका ग्रोथ इन्वेस्टिंग के चैनल पे। आज की मार्केट रिलेटेड कुछ अपडेट। सबसे पहले तो आज निफ्टी काफ़ी नीचे 250 पॉइंट तक नीचे गया और उसके बाद एक अच्छी रिकवरी। क्लोजिंग आई समवेयर 24,971, 24,970 के आसपास। तो नेट ऑफ 140 पॉइंट नीचे। काफ़ी दिन से निफ्टी इस रेंज में है, 24,700, 750 से लेके 25,100, और एक ब्रॉड एक नैरो रेंज बन गई है। आपको भी ये समझ में आ रहा होगा कि खास करके मेन इंडेक्स विच इज़ निफ्टी 50, वहाँ ऐसा हो गया। उसके अलावा नॉर्मल चीज़ें, निफ्टी नेक्स्ट 50 47 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए, मिड कैप 85 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए, स्मॉल कैप 131 पॉइंट ऊपर क्लोज हुए। और एक हीट मैप में अगर हम ब्रॉड बेस में देखते हैं, ब्रॉड बेस मार्केट इंडाइसेस में, तो एक तरीके से स्मॉल कैप, मिड कैप और नेक्स्ट 50 ही ऊपर रहे। देन सेक्टोरल में मीडिया काफ़ी आज तेज़ी से ऊपर आया 5%, बिकॉज उसमें जी मीडिया का दो कंपोनेंट हैं, दोनों ने ही आज दो स्टॉक हैं, दोनों ने अपर सर्किट लगाया। जी मीडिया ने भी और जी न्यूज़ ने भी शायद आज यही किया। तो तकरीबन 12-13%, और एक स्टॉक में तो जी मीडिया में तो शायद ऊपर रहा। तो काफ़ी अच्छी बात है, काफ़ी दिन बाद जी ग्रुप में कुछ हलचल देखने को मिली, विच कैन बी ए गुड शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी। और नॉट अ रिकमेंडेशन, यू प्लीज़ कंसल्ट योर एडवाइज़र, जस्ट अ पॉइंट ऑफ डिस्कशन। बिकॉज मीडिया आया, तो मीडिया में कौन कौन से कंपोनेंट आज ज़्यादा थे। वैसे मोरलेस जील आज बहुत तेज़ी से इसमें आगे दिख रहा है। सन टीवी डाउन रहा, नज़ारा ऊपर रहा, नेटवर्क 18 ऊपर रहा। तो ओवरऑल कुल मिला के इसमें 9 स्टॉक हैं, एक नीचे और बाकी लगभग सारे बड़े अच्छे से ऊपर। PVR, आइनॉक्स, नेटवर्क 18, काफ़ी अच्छी बॉयंसी। इसके साथ साथ ग्लोबल मार्केट में क्या रहा, ट्रंप ने एक बहुत बढ़िया इसमें अपना स्टाइल दिखाया। उन्होंने ईरान को 2 हफ्ते का टाइम दिया और सडनली बिना टाइम पूरा किए हुए सैटरडे संडे की शाम को अटैक किया। और वो स्टिल इंसिस्ट ये कर रहे हैं कि भाई मुझे नहीं पता, मेरे हिसाब से बहुत अच्छा नुकसान हुआ है। मैं आज न्यूज़ ही पढ़ रहा था उनके लिए, तो पोजीशन क्या क्या रही। और ट्रम्प तो अपना इंसिस्ट कर रहे हैं, भाई मैं तो मानता हूँ कि बहुत अच्छा मैंने तीनों न्यूक्लियर साइट, जो कि एक नथान फर्दो और एक और तीसरा है, वहाँ पे मैंने अटैक करके बहुत अच्छा एक इम्पैक्ट दिया है। अब इम्पैक्ट के साथ साथ और भी बहुत सारी चीज़ें इस इवेंट में आ गई हैं। ईरान और इज़राइल कॉन्फ्लिक्ट में बहुत सारी, आज 11वां दिन है जब से ईरान और इज़राइल कंटिन्यूस एक दूसरे के ऊपर अटैक कर रहे हैं। ईरान इज़ डूइंग थ्रू द मिसाइल्स एंड इज़राइल इज़ यूजिंग बोथ मिसाइल एज वेल एज एरोप्लेन्स और फाइटर जेट्स टू अटैक इट। 11 दिन की आपस में एक दूसरे के ऊपर बॉम्बिंग चल रही है। अब ऐसा कुछ नहीं बचा है कि मिलिट्री साइट ही अटैक होगी। अब सिविलियन साइट और मिलिट्री साइट्स आर एट सेम लेवल। जो जहाँ गिरा पाया, तोड़ पाया, वो डन। बेसिस दिस 2-3 चीज़ें बड़ी इंपॉर्टेंट रही स्ट्राइक के बाद। एक स्ट्राइक के बाद ये जो बातें उठी, और इसमें अगर स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद करता है ईरान, एक चिकन नेक टाइप स्टोरी है। जब स्ट्रेट ऑफ हार्मूज है, एक तरफ ये सारे लोग आते हैं, कतर, UAE, सऊदी अरेबिया, ईरान, और फिर एक तरफ ईरान है। सो ऐसा एक अंदर की तरफ फीचर है, आप मैप पे भी देख सकते हैं, स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बोला जाता है। अगर ईरान उसको बंद कर दे तो क्या होगा, तो ग्लोबल ऑयल सप्लाईज रुक जाएंगी, क्योंकि वहीं से मेजर ऑयल सप्लाईज जाती हैं, चाहे वो ईरान की सप्लाईज हों, सऊदी की हों, UAE की हों, ईरान की अपनी हों। तो क्या होगा, तो इन माय व्यू अगर वो बंद करना होता तो बहुत पहले बंद कर लेता। अब इतना अटैक होने के बाद, चोट खाने के बाद थोड़ा सा मुश्किल होने लगता, फिर वो एक ज़िद्दी वाली बात हो जाती है। अभी आपने एक चीज़ तो क्लियरली देख ही लिया ईरान ने, कि भाई अमेरिका आया, फ्लाई किया, B-52 बॉम्बर लाया, और बंकर बस्टर जो 200 फीट नीचे तक जाके फटते हैं, वो उसने उस पर अटैक किया एंड देन वेंट ऑफ सेफली। और उसके बाद उसकी नेवी ने, जिसमें
सबमरीन्स हैं और अटैक शिप्स हैं, उन्होंने क्रूज़ मिसाइल उस पर बाकी फैसिलिटीज़ पे भी अटैक किया. इट वाज अ वेरी वेल कोऑर्डिनेटेड अटैक, यू कैन सेफली से. और डैमेज तो होता ही है भाई, अगर कहीं हथियार गिराया जाएगा, गोला बारूद गिराया जाएगा तो नुकसान होगा. बट एक बात साथ साथ ये भी उठी साथ में कि भाई ईरान तो एनरिचमेंट लेवल काफ़ी अच्छा कर चुका था, 60% के आसपास उसका था. तो वो कहाँ गया उसका फिसल मटेरियल? बिकॉज IEAA, ये जो इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी है, उसने भी कोई रेडिएशन डिटेक्ट नहीं की. तो या तो ट्रंप की साइड से वो बढ़ा चढ़ा के बात हुई, या फिर IEA झूठ बोल रही है कि वहाँ कोई रेडिएशन लीक नहीं नज़र आया. तो ठीक है, 2-4-10 दिन में ये बात सामने आ जाएगी. बट अटैक हुआ. एक बात और सुनने में आई कि जो फर्दो इनकी जो अंडरग्राउंड फैसिलिटी है, वो उसके अंदर नीचे 250 फीट का कंक्रीट है, रीइंफोर्स कंक्रीट. रीइंफोर्स बोलते हैं जिसमें आप स्टील बार और सीमेंट और ग्रेवल और ये सब मिला के करते, रीइंफोर्स हो जाता है. तो शायद वो अटैक नहीं हो पाया, वो शायद ब्रीच नहीं हो पाया. और एक मिलिट्री एक्सपर्ट ने ये भी बोला कि बम तो गिरे पक्का, ऑब्वियसली 35,000 टन बॉम्ब्स हैं वो, और स्टील के ही होते 30,000, तो उसके आसपास उस बॉम्ब का ही वेट है. 5-6 हज़ार पाउंड का उसका एक्सप्लोजिव होता है वॉर हेड, जो अंदर जाके एक डेप्थ पे जाके फटता है. उनका कहना था कि ये जो यूरेनियम है ये ईरान ने मूव कर दिया है, और साथ ही साथ जो एनरिच करने के लिए इक्विपमेंट है, टूल है, फर्दों में शायद पुराने थे, उन्होंने जो नए वाले वो किसी और डिस्क्लोज साइट पे लगाए, तो ईरान मिटिगेट कर गया. बात भी लॉजिकल है. आप यूँ समझिए कि अगर मैं न्यूज़ की बात करूं, और जो हमने देखा बहुत क्लीन सा था कि ईरान के ऊपर जब अटैक हुआ, ईरान शांत बैठा रहा. उसने कोई डिफेंस या डिफेंस ओपन नहीं किया, मेरी कोई मतलब उसकी कोई पोजीशन रिवील ना हो, जो डैमेज होना हो जाएगा. तो एक तरीके से अगर डिप्लोमेसी के हिसाब से देखें तो शायद ईरान को ये अटैक का पता था, या अमेरिका ने उसको अटैक करने से पहले बताया होगा. बट सरप्राइज़ तो अमेरिका ने दिया. अगर बोलता तो ईरान भी काउंटर अटैक करने की कोशिश करता, तो रूल आउट भी होता और बच भी जाता है. लेकिन जब ईरान चुपचाप बैठा रहा, उसके ऊपर कॉन्टीन्यूस अटैक हुआ, तो एक चीज़ समझ में आई कि मे भी उसको शायद नहीं पता था, और पता था तो वो जान करके चुप रहा कि यहाँ जो डैमेज होना है होने देते, बिकॉज टूटने फूटने के लिए कोई खास चीज़ है नहीं, हमने ऑलरेडी सब चीज़ सिक्योर कर ली है. तो लेट देम डू, वेस्ट देयर एम्युनिशन एंड लेट देम गो. बाकी जो हमें नियर बाय मीन्स इज़राइल का जो थ्रेट है, उसके लिए एयर डिफेंसेस को एक्टिव संभाल के रखना है. और एयर डिफेंसेस बहुत कॉस्टली प्रोडक्ट रहता है. एक मिसाइल या एक इनकमिंग टारगेट जब आता है तो उसके लिए 2 मिसाइल फायर होते हैं, और दोनों ही कॉस्टली होते हैं. रशिया का S-400 जो हमने अभी ऑपरेशन सिंदूर में भी यूज़ किया, बहुत इफ़ेक्टिव है. और हमारे तो खैर सारे ही इफ़ेक्टिव इस बार हुए, आकाश भी हुआ, और आई मीन इंडिजिनियस वेपन्स ने तो कमाल ही कर दिया. और जिस तरीके से उनकी लेयरिंग की वो भी बेहतर था. ईरान शायद वो प्रिपरेशन नहीं कर पाया, तो इस एंड पे उसको काफ़ी एक नुकसान हुआ एक लेवल पे. बट ठीक है, इट अब्जॉर्ब्ड. उसके बाद वाली प्रॉब्लम वाली बात हो गई है ईरान के पर्पज़ से, बिकॉज अब क्या है, वो नुकसान खाने के बाद एक आदमी के पास एक ये रहता है कि भाई मैं थोड़ा सा शांत बैठूं, एसेस करूं मेरे साथ हुआ क्या है, हाउ कैन आई काउंटर इट. तो उसके अब सेकेंडली, अगर यूएस का अटैक ईरान पे हुआ था तो वहाँ की मार्केट को कुछ रिस्पॉन्ड करना ही चाहिए था. वो उसकी मार्केट भी, यूएस की मार्केट भी फ्लैट रही. नाउ कमिंग बैक टू ईरान साइड, उनके जनरल्स ना अभी भी थोड़ी सी स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट दे रहे हैं. सीरियस रिटेलिएशन की बात हो रही है, और ये बात भी हुई कि यूएस आपने ये वॉर स्टार्ट किया है, हम इसको एंड करेंगे. मुझे लगता है ये थोड़ी सी ओवर चली गई है ये चीज़. दिस इज़ गोन ओवर. ऐसा नहीं होता और नहीं हो सकता है, मुझे ऐसा लगता है, क्योंकि when you compare US and Iran in a GDP manner in terms of weapons, technologies, arsenal और डिलीवरी कैपेबिलिटीज़, ईरान काफ़ी छोटा है उसके सामने. तो ये बातें ही लगती हैं कि वी विल एंड इट. नो जेंटलमैन, यू विल नॉट एंड इट. यू विल एक्सेप्ट द टर्म्स विच यूएस डिक्टेट्स. और ये बहुत क्लियर इंडिकेशन है कि यूएस हैज़ अगेन प्रूवन इट्स स्ट्रेंथ, और इतनी दूर आके उसने अटैक किया.
उसने डिकॉय बनाया कि दे आर गोइंग टू गुआम विद B-52 बॉम्बर्स, बट दे केम ऑन, दे गॉट रिफ्यूल्ड ऑन द वे। रास्ते में उन्होंने रिफ्यूल किया, सिंगल फ्लाइट चली, अटैक किया और वापस चले गए। अब वो बात की बात है कि कितने डैमेज हुआ कितना नहीं हुआ, बट स्ट्राइक कैपेबिलिटी क्लियरली उन्होंने डेमोस्ट्रेट की कि हम इतनी दूर से आके हमारे यूएस के बेस से फ्लाई करके भी हम लोग अटैक कर सकते हैं। और it's not a far flung or a distant dream for us, we are there, so proven, accepted। अब उसके बाद क्या है जो चीज़ें और फिर अराउंड दैट इवेंट पेरिफेरी में क्या क्या चलने लगता है, तो एटॉमिक एजेंसी आ गई, उसने कहा कि हम कोऑपरेट करेंगे। देन ईरान साइड के नो हम एक लॉ पास करेंगे कि और हम एटॉमिक एनर्जी एजेंसी से अपना कोऑपरेशन ख़त्म कर देंगे। ट्रंप ने भी बाद में बोला कि, या वाइट हाउस ने भी अपडेट किया कि वी आर स्टिल इंटरेस्टेड इन डिप्लोमेसी। सो मीन्स ईरान नहीं मान रहा था, नहीं एक्सेप्ट कर रहा था, तो इन्होंने बॉम्बिंग करके दिखा दी। नाउ डिलीवरी और बॉम्बिंग दोनों ही क्लियर हो गई कि यूएस कैन डिलीवर एंड ईरान हैज़ टू एक्सेप्ट। ठीक है, कोई डैमेज नहीं कर पाया, गिरा नहीं पाया, कैपेबिलिटी इश्यूज थे या चुप रहा, वो देख लेते हैं। अमेरिका, जर्मनी ने भी, जर्मनी के चांसलर जो हैं फ्राइडरीच मर्ज, उन्होंने भी बोला कि नो नीड टू क्रिटिसाइज यूएस। ठीक है, अब ओके, वो G7 ग्रुप के हैं, नेटो एलाइज हैं, बोल सकते हैं। और यूएस ने भी आसपास अपनी सारी एम्बेसीज में अपने मैसेज दिया है सिटीजन्स को कि कतर में तो खास करके दे शुड शेल्टर इन सेफ प्लेसेस। और रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन साहब ने ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर को होस्ट किया, बुलाया और कहा, और एक स्टेटमेंट दिया कि नो, दिस इज़ नॉट राइट, फेयर गुड, दिस इज़ नॉट राइट, वी ऑल अंडरस्टैंड इट इज़ अगेंस्ट द यूनाइटेड नेशन चार्टर और यूएन लॉज और रूल लॉ बेस्ड, ऐसा नहीं होना चाहिए। बट हेजमॉन है, आज से नहीं चल रहा, सालों से चल रहा है। और साथ ही साथ ये जो बात थी कि वी विल चेंज द रजीम इन ईरान, उसने भी स्ट्रेंथ ले लिया है चलते चलते। और सपोजिटली चाइना की तरफ से कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग वो नहीं आया, मीन्स कंडमनेशन तो बहुत जगह से आया कि दिस इज़ नॉट राइट, दिस इज़ नॉट द वे वी शुड कंडक्ट ऑपरेशंस, बट अभी तक ईरान को कोई ऐसा स्ट्रॉन्ग हेल्पिंग हैंड नहीं मिला, चाहे वो चाइना की बात हो रही हो या रशिया की बात हो रही हो या उसके अपने अलाइज हैं जैसे हुतीज़ हैं या हिजबुल्लाह है लेबनान में, वहाँ से भी कुछ नहीं, वो भी थोड़ा साइलेंट ही रहे। उनको समझ में आ गया था कि दिस हैज़ टू हैपन। और IAEA ने रिक्वेस्ट किया ईरान को कि मुझे न्यूक्लियर साइट्स की एक्सेस दें, और उन्होंने ये भी पूछा कि हाईली इनरिच्ड यूरेनियम गया कहाँ भाई तुम्हारा, ये तो बताओ, वेयर इट इज़। ये एक क्वेश्चन मार्क है, अभी वो नहीं मिल रहा है किसी को भी। अभी सब गेस ही कर रहे हैं कि ईरान कहाँ लेके गया, कैसे लेके गया। एंड मेजरली ग्लोबल वर्ल्ड यही बोल रहा है कि अनप्रोवोक्ड एग्रीगेशन, और वेस्टर्न वर्ल्ड बोल रहा है कि नो, ईरान हैज़ टू कम टू द टर्म्स। और जो भी उसके बाद भी इसराइल ने फर्दो बोल के जो न्यूक्लियर साइट है जो पहाड़ के नीचे अंडरग्राउंड है उसमें अटैक किया, तो चलता रहेगा। अब बॉक्सिंग बाउट चल रहा है, कोई प्रॉपर लड़ाई नहीं है कि मैं मतलब एज जैसे हमने 1965 का वॉर देखा, पूरी आर्मी मूव हुई, वैसा कुछ नहीं है। बॉक्सिंग है, आए 2-3 पंच इसने मारे, फिर ये गया इसने 2-3 पंच मारे, इट इज़ ऑल गोइंग ऑन, और पूरी दुनिया देख रही भाई तुम कर क्या रहे हो। इस पूरे उसमें मेरा क्या टेक है, मैं अपना व्यू बता देता हूँ जो मैं काफ़ी दिन से देख रहा था। मैं गलत भी हो सकता हूँ, मेरा डिस्क्लेमर बहुत क्लीन है। मेरा ये कहना है कि अमेरिका का जो हेजमॉन पॉइंट है, हेजमॉन, वो एक तरीके से कहीं ना कहीं है तो रिस्क पे, बट स्टिल वो सुपर पावर है, और G7 के पास दुनिया का सबसे ज़्यादा पैसा है। और अभी मल्टीपोलर वर्ल्ड हो रहा है, दूसरा पोल चाइना और रशिया का खड़ा हुआ है, पहले USSR का होता था, काफ़ी समय बाद 1990 के बाद अभी 2024-25 में आके एक सेकंड पोल बन रहा है। तो तब तक एक तरफा अमेरिका का ही दुनिया पे पूरा एक वो दबदबा था, हेजमॉन जिसको बोलते हैं। अब जैसे जैसे वो वीक होने लगा या उसके चैलेंजेस आ रहे हैं, कहीं ना कहीं ये असर्ट कर रहा है अमेरिका बार बार कि मैं कर सकता हूँ। तो 3 असर्शन अभी हुए हैं, तीनों ही मिडल ईस्ट में हुए। एक सीरिया में हुआ जहाँ तक तापलट हुआ,
एक गाज़ा जो पूरा डिस्ट्रॉय हुआ, तीसरा ईरान है। बाकी सब जगह तो उनके फेवरेबल गवर्नमेंट्स हैं। अब ये जो नया हिस्सा बन रहा है ये एशिया में बन रहा है। एशिया में कोई खास स्ट्रांग है नहीं। एक ताइवान उनका एली है, या हम एज ए इंडिया कभी एली होते हैं कभी नहीं होते हैं। तो अभी हमारा स्टांस न्यूट्रल सा है, अनडिसाइडेड है। हमने अभी डिसाइड ही नहीं किया, या हमें वो फेवरेबल सिचुएशन ही नहीं मिली है एज ऑफ नाउ, इवन दो वी आर गेटिंग इन्वेस्टमेंट फ्रॉम द यूएस साइड आल्सो, बट एज अ स्ट्रॉन्ग एलाई, बिकॉज हमारी आज भी डिफेंस प्रोक्योरमेंट 40% के आसपास रशिया से ही है, थोड़ी मोटी यूएस से है, फ्रांस है और इसराइल है। ये तीन हमारे मेन बाहर से जो भी हम मंगाते हैं लाते हैं। मेजरली अब हम शायद 60-65% प्रोडक्ट हम शायद इंडिया भारत में बनाने लग गए। दिस इज़ वन। दूसरा ऑयल की बात करें तो हमारा ऑयल है रशियन साइड से है, यूएई से है और सऊदी अरेबिया से है और ईरान से। ये हमारे मेजर ऑयल है। और एलएनजी जो है हम ओमन से ले रहे हैं। हमारा एनर्जी जो है मोटा मोटा कुछ 30% के आसपास रिस्क में आता है इस वॉर से। और जिस कंट्री से हम खरीद रहे हैं वो वॉर पे नहीं है, बट अगर वो स्ट्रेट ऑफ हार्मूज बंद होता है तो हमारे लिए थोड़ी सी तकलीफ आ सकती है। दिस इज़ वन। मेरा टेक ये है ईरान की लड़ाई में कि सिर्फ एक दिखावटी तौर पे आपस में एक दूसरे को चोट लगा रहे हैं। पहले ये था कि रीजनल वॉर में ना फैल जाए और ये कहीं ब्रॉडर वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ ना चला जाए, विच सीम्स इम्पॉसिबल। वर्ल्ड वॉर 3 एज ऑफ नाउ सीम्स इम्पॉसिबल बिकॉज यूरोप की फाइटिंग कैपेबिलिटीज़ अभी नहीं है बिकॉज ऑफ मैन पावर एंड लेसर मिलिट्री एसेट्स। यूएस ने भी कोई खास इन्वेस्ट नहीं किया। आपने इस समय जिस कंट्री ने सबसे ज़्यादा इन्वेस्ट किया था मिलिट्री हार्डवेयर पे वो रशिया, बिकॉज उसके पास हाइपरसोनिक मिसाइल सिस्टम है जिसका इस समय दुनिया के पास कोई तोड़ नहीं है। अगर उसने मिसाइल शूट कर दी, दाग दी, तो फॉर श्योर वो अपने निशाने पे जाके हिट करेगी। उसमें आप कन्वेंशनल वॉरहेड लगाए या न्यूक्लियर वॉरहेड लगाएं, वो अभेद है, वो जाएगी, टकराएगी और डिस्ट्रॉय करेगी। दूसरा चाइना है जिसने मेजर इन्वेस्टमेंट की है टेक्नोलॉजी डेवलपमेंट में, नेवल फ्लीट्स बनाए हैं, अपने खुद के एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए। तीसरे साइड पे इंडिया है जिसने बड़ा मेजर इन्वेस्टमेंट किया, और हम भी, बिकॉज ये जियोपॉलिटिकल रिस्क हमें दिख रहा है तो हमने भी अपना, और नियर बाय हमारे ये पाकिस्तान बैठा और पप्पू, ये कभी भी इसका दिमाग ख़राब होता है, ये कुछ पता नहीं कौन सा नशा करते हैं, एक दिन आते हैं और पंगा लेने लग जाते हैं। और सबसे तकलीफ वाली बात ये है कि सिविलियन के ऊपर आते हैं। मिलिट्री से तो इनकी मैं बोलूँगा कि फटती है भाई, तो मिलिट्री तो सामने से जवाब दे ही देती है। ऑपरेशन सिंदूर में भी दिया। तो जियोपॉलिटिकल रिस्क को देखते हुए इंडिया ने भी बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया, और कुछ हमारी टेक्नोलॉजीज़ हैं जो इसमें अभी हमें काम करना बाकी है, खास करके ड्रोन साइड वो होगा अभी काम। मैंने रिसेंटली एक डिफेंस सेक्रेटरी साहब का इंटरव्यू सुना, तो उन्होंने बड़ी फेयर और न्यूट्रल उसमें बातें बोली और डेप्थ भी उन्होंने शेयर की, एंड दे आर वर्किंग ऑन इट। मुझे लगता है कि अगले साल, 2 साल, 3 साल में ये सिचुएशन और अच्छी हो जाएगी। सो माई टेक ऑन ईरान इज़, ये रीजनल वॉर नहीं हो रहा है, शायद हमारा ऑयल ब्लॉकेड भी नहीं हो रहा है, वर्ल्ड विल कंटिन्यू टू वर्क एज इट इज़, सो नो नीड टू वरी। और वैसा ही कुछ मार्केट ने भी आज सिंबल दिया। जैसे आज मैं अगर निफ्टी 500 की बात करूँ तो फ्लैटिश रहा, मतलब 40 पॉइंट नीचे रहा। एंड हाँ, इसमें एक अच्छी बात मेरे को देखने को ये मिली कि ग्रोथ इन्वेस्टिंग स्मॉल केस GI फ्लेक्सी कैप, इसने आज इंडेक्स को बीट किया, काइंड ऑफ 1% का इसने डेल्टा बना के रखा। मीन्स ये पॉजिटिव साइड रहा। -0.17 इज इंडेक्स एंड +0.67 इज़ फ्लेक्सी कैप। सो ये काफ़ी अच्छा इसको रिस्पॉन्स देखने को मिला। 1% का एक दिन में बहुत अच्छा माना जाता। मुझे लगता है वो किक इन हो रहा है। अब ये सारे जो हमारे स्मॉल केसेस हैं यहाँ पे ये इम्पैक्ट दिखने लगा है थोड़ा थोड़ा करके। स्मॉल कैप साइड अभी थोड़ा कम है, बट मुझे लगता है कि ग्रेजुअली ये इम्प्रूव हो जाएगा। बट फ्लेक्सी कैप, मिड कैप, ये तो ऑब्वियसली अनडाउटेड चैम्पियन रहे इवन इन डाउनफॉल। ठीक से इन्होंने संभाला अपने आप को, और मुझे लगता है फ्यूचर में भी ये ठीक करेंगे। इसके साथ साथ हाँ, हमने एक ऐप भी लॉन्च की और जिसका नाम है ग्रोथ इन्वेस्टिंग प्रो आइडियाज़। वहाँ हमने इस तरह की कोशिश की कि जो लोग बोलते हैं कि पोर्टफोलियो तो ठीक है बना लिया आपके साथ, अब हमें कुछ ऐसा स्विंग ट्रेड या शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी जहाँ कहीं 5%, 7%, 10% स्टॉक में भले मिले, या ऑप्शन ट्रेडर जिनको पसंद है कि मुझे एक प्रॉपर ट्रेड आए, मुझे 10-20 पॉइंट के लिए इधर उधर नहीं भागना, मुझे एक प्रॉपर ट्रेड आए, इसका एक रैशनल हो, एक लॉजिक हो,
उसके लिए हमने 2 प्लान वहाँ लॉन्च किए, एक है स्टॉक कॉल्स और एक दूसरा है इंडेक्स ऑप्शन। आप ग्रोथ इन्वेस्टिंग प्रो आइडियाज़ डाउनलोड करें आपको और ख़ुद उसमें देखें, मैं तो कहूँगा एक्सप्लोर करें। कुछ उसमें हमने और बहुत सारे हैं जो मैं खुद यहाँ से देखता हूँ। और अभी जस्ट बिफोर दिस न्यूज़ भी मैं यही देख रहा था कि मारुति सुजुकी जो है स्क्यूडो बोल के एक छोटा कुछ एसयूवी लेके आ रही है, और स्टॉक किसका गेन हुआ, क्यों हुआ, एंड साथ साथ एनएससी मोस्ट एक्टिव, बीएससी मोस्ट एक्टिव, ये सब इसमें मींस दिखता रहता है। बहुत कम इन्फॉर्मेशन बट काम की इन्फॉर्मेशन जो हमारे काम आए, हम कंज्यूम करें, हम उसको यूज़ करें। न्यूज़ है, वीक हाई लो डेटा है, मीन 52 वीक हाई, 52 लो डेटा, बहुत क्रिस्प सा हमने कर दिया, इजी टू नेविगेट, होम पेज पे ही रखा है, आप उसको देख सकते हैं। थोड़ा सा कंटेंट वाइज हम इसमें आगे और बढ़ रहे हैं। 2 पोर्टफोलियोज़ भी हमने इसमें लॉन्च किए हैं, आप उसको भी देख सकते हैं। थोड़ा सा कंटेंट साइड अभी हम पीछे हैं, धीरे धीरे उन पे वो सारा हम अपडेट कर देंगे आपको। तो आज के लिए इतना ही। और मुझे लगता है कि ये जो एक दुनिया में बना हुआ था, एक रिस्क प्रीमिया सा बन गया था कि अगर यूएस ने अटैक किया तो क्या होगा। थैंक गॉड ट्रम्प हैज़ तो बिजनेसमैन ही, तो उसने वीकेंड पे किया, हमारे लिए अच्छा रहा। एंड मोर और लेस व्हेन द मार्केट ओपन इट वाज अ मिक्स रिस्पॉन्स ग्लोबली, ना कोई बहुत ज़्यादा नीचे गिरा, ना कोई बहुत ज़्यादा ऊपर आया, तो बचाव रह गया। और उधर मुझे लगता है ईरान को भी अब थोड़ा सा एक सोचना चाहिए। मुझे इसमें प्रेसिडेंट पुतिन की एक बात बड़ी अच्छी याद आती है। उन्होंने किसी एक इंटरव्यू में बोला था, उनका कि आर यू रेडी टू टेक ऑन, ऐसा कुछ क्वेश्चन था कि नेटो के साथ फाइट करने के लिए रेडी हो। तो पुतिन जी ने एक बड़ा सिंपल उत्तर दिया कि यार मेरा बजट 200 बिलियन है या उससे भी कम है, और नेटो का, अमेरिका अकेले का 1 ट्रिलियन का डिफेंस बजट है, और नेटो का भी कुछ ना कुछ होगा। तो अगर ये दोनों मिला के 1.5 ट्रिलियन, 1500 बिलियन के आसपास भी कर लेते हैं, तो मैं तो इनका 5वें हिस्से का, 7वें हिस्से का बजट है, मैं कैसे लड़ूंगा। ये बात मुझे लगता है कि ईरान को भी समझनी चाहिए। और मेरी रिक्वेस्ट ही है ये ऐसा कि अगर कोई मुझे सुने तो समझे क्या रखा है इस झगड़े में यार। थोड़ा सा आपको लगता है कि न्यूक्लियर प्रोग्राम गिव अप करना है तो कर दो, अमन चैन लाओ, ताकतवर बनो, बिकॉज पीस कम विद स्ट्रेंथ, एंड फर्स्ट स्ट्रेंथ हैज़ टू कम। और मैं तो इंडिया के लिए भी हमेशा बोलता हूँ कि बोलो कम, करो ज़्यादा। जब स्ट्रेंथ आ जाएगी तो सामने वाले को पता होगा आप अपनी मर्जी से कर सकते हो। और सेम इज़ विद इन्वेस्टिंग एंड सेम इज़ विद पोर्टफोलियोज़। आप स्ट्रेंथ लाओ, पिच पे बने रहो, समय दो, फेजेस आएंगे। लॉन्ग स्ट्रक्चर्ड बुल रन है, साल की करेक्शन, साल की फ्लैटनेस आ सकती है, लेकिन जीतता रन उसी के ज़्यादा बनते हैं जो पिच पे खड़ा रहता है। चाहे आप राहुल द्रविड़ को देख लो, वीरेंद्र सहवाग को देख लो, या नए प्लेयर्स में कोहली को देख लो, या रोहित शर्मा को देख लो, पिच पे खड़ा होना इम्पॉर्टेंट है। हिटर आप तभी बनेंगे जब बॉल कमज़ोर आएगी। अगर मजबूत बॉल पे छक्का मारने की कोशिश करेंगे तो आउट हो जाएंगे। एनालॉजी बहुत सिंपल, समय देना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए, चीज़ें इम्प्रूव होती हैं, आगे बढ़ती। आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर योर टाइम, एंड येस प्लीज़ डू सब्सक्राइब, लाइक, और आप भी एक बार आप ट्राई कीजिएगा। कुछ फीडबैक है तो हमने वहीं पे व्हाट्सएप दिया, आप हमें बता सकते हैं। दैट्स ऑल फॉर नाउ, थैंक यू सो मच।